सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सीए फाउंडेशन का स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन का जो सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी, या चैप्टर का मैं अगर पूरा नाम बोलूं तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके बारे में जो है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है ये सीए फाउंडेशन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो वेटेज है, क्योंकि इसी में एक और सेकेंड पार्ट है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन करके, तो वो दोनों पार्ट को मिलाकर 5 से 8 क्वेश्चन जो है यहां से आने के चांसेस जो है रहते हैं, या कई इससे ज्यादा भी हो जाते हैं कई बार। ठीक है, लेकिन इससे जो कम है कम नहीं होगा, इससे ज्यादा ही क्वेश्चन या इसके आसपास आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इस चैप्टर का मीनिंग समझते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है। तो देखो दो वर्ड है यहां पर, एक है सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब क्या होता है? मिडिल। ठीक है, मिडिल वैल्यू। और टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब आप सबको पता होगा, नॉर्मल ही मीनिंग है इसका। टेंडेंसी का मतलब होता है नेचर। तो सेंट्रल टेंडेंसी हमें क्या बताता है? जब हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं या बहुत सारी चीजें होती हैं, उन बहुत सारी चीजों को अगर एक सिंगल ऑब्जर्वेशन से, या अगर मैं एक और इसको सिंप्लीफाई करूं, अगर बहुत सारे चीजों को अगर मुझे एक सिंगल वैल्यू से अगर रिप्रेजेंट करना है, तब उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? सेंट्रल टेंडेंसी का जो है यूज करते हैं। तो एक तो इसका मीनिंग क्या हो गया? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, और मिडिल वैल्यू का नेचर किस तरफ है वो उसको बताता है सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरा इसका एक और मीनिंग हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन अगर हमारे पास हैं, तो उसको अगर एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं। आपको हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे आपके सीए फाउंडेशन के क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, 400 होंगे। अब अगर मैं बोलूं कि सीए फाउंडेशन में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, वेदर दे आर गर्ल और बॉय, उनका जो एवरेज एज है वो कितना है, तब अब यहां पे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि कोई 16 साल का होगा, कोई 17 साल का होगा, कोई 18 साल का होगा, कोई 17.5 साल का होगा, या कोई 20 का भी हो सकता है। अलग अलग एजेस पे हो सकते हैं कि नहीं? तो अगर मुझे पूरे सीए फाउंडेशन के क्लास में जितने स्टूडेंट हैं, अगर मैं बोलता हूं कि सीए फाउंडेशन में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सबका जो एज है वो नियर अबाउट 17 ईयर है, तो पूरे क्लास का जो एवरेज एज है वो कितना है? 17 साल है। लेकिन क्या सबका एज 17 होगा? क्या नहीं, किसी का 17 से कम हो सकता है, किसी का 17 से ज्यादा हो सकता है, किसी का एग्जैक्ट 17 भी हो सकता है। लेकिन पूरे क्लास के स्टूडेंट्स का जो एज है उसको एक सिंगल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो कौन सा है? 17 ईयर है। तो यही है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। उसी तरीके से क्लास में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट का, बॉयज का, गर्ल्स का जो हाइट है, वो हाइट भी क्या होगा? अलग अलग होगा। किसी का हाइट ज्यादा होगा, किसी का हाइट कम होगा, किसी का हाइट एवरेज होगा। तो अगर मुझे बताना है कि आप लोगों के क्लास में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, सबका जो एवरेज हाइट है वो 160 या 170 या 165 सेंटीमीटर है, तो अब देखो ये पूरा का पूरा क्या सब में आपको सारे स्टूडेंट का हाइट 165 मिलेगा? क्या नहीं, किसी के से बिलो भी हो सकता है, किसी के से अबव भी हो सकता है। लेकिन मैं एक सिंगल वैल्यू से पूरे क्लास को क्या कर रहा हूं? रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो क्या होगा? एक सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट, यहां पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल ऑब्जर्वेशन। आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन मतलब डेटा का कलेक्शन, जितने भी आपके पास डेटा हैं, उन सबको एक सिंगल वैल्यू जो रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी का नाम जो है हम लोग देते हैं। उसी तरीके से सबका बॉडी वेट भी अलग अलग होगा। तो मैं बोलता हूं कि सीए फाउंडेशन में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, सबका बॉडी वेट जो है ऑन एन एवरेज 52 kg है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे डेटा हो सकते हैं जहां पर हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं। इवन जब आपका एग्जाम में, जैसे 12th का एग्जाम दिया आपने, 12th के एग्जाम का परसेंटेज आया, तो जो परसेंटेज निकालते हैं, जैसे मान लो आपका परसेंट आया 83%, तो ये जो 83 है ना, ये पूरी सबकी एवरेज वैल्यू है, एक सिंगल वैल्यू है जो पूरे के परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरीके से परसेंटेज हो गया, मार्क्स हो गया, हाइट हो गया, या एज हो गया, जो भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको एक सिंगल वैल्यू जो रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी का नाम जो है देते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है।
ठीक है। अब इसका नीड क्यों हुआ, हमें सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है ना, तो बहुत सारे डेटा को हम अलग अलग तरीकों से नहीं बता सकते। अब जैसे मान लो एक क्लास में 70 लोग हैं, ठीक है, 70 लोग ने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया। अब कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए, एक एक का डेटा अगर निकालेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग बोल देंगे कि हमारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते थे उसमें से 70% स्टूडेंट पास हो गए। तो इससे हमें समझ में आ गया कि हाँ, अगर 100 स्टूडेंट होंगे तो 100 में से 70 क्या हुए होंगे, पास हो गए। चीजों को आसान बनाने के लिए, समझने के लिए हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी का यूज जो है करते हैं, और डेटा को अरेंज करने के लिए भी हम लोग इसका यूज जो है करते हैं। अब देखते हैं सेंट्रल टेंडेंसी कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके सिलेबस में 3 टाइप के सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में आपको पढ़ना है। एक है जिसको हम लोग बोलेंगे मीन, या इसी को आप दूसरे नाम से जानते हो जो छोटे क्लासेस में आप पढ़ते आए हो, एवरेज करके, ठीक है। तो मीन पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोड पढ़ेंगे, और तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे। ये 3 सेंट्रल टेंडेंसीज हैं जो हमें आगे के वीडियोस में क्या करनी है, देखनी है, ठीक है। अब मीन का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसी सिंगल वैल्यू जो पूरे ऑब्जर्वेशन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, उसको हम लोग मीन बोलते हैं। तो मोड किसको बोलते हैं, तो मोड देखो, अगर हमें पूरे ऑब्जर्वेशन को, ठीक है, अगर पूरे ऑब्जर्वेशन को हमें 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में अगर हमें किसी भी ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करना है 50-50% में, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं किसका, मोड, ये मीडियन का मैंने बता दिया। एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मीनिंग दूसरा होता है, सॉरी, हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेड वैल्यू, हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेड वैल्यू। इसका मतलब क्या है, देखो, जब हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं तो उन बहुत सारे ऑब्जर्वेशन में से कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, जब हमें वो जानना होता है तब हम लोग किसका यूज करते हैं, मोड का यूज करते हैं। जैसे आप लोग आए दिन, जैसे साल का एंड खत्म होता है तो बहुत सारे डाटा रिलीज होते हैं, जैसे कि इस साल जो है सबसे ज्यादा ये वाला गाना सुना गया, सबसे ज्यादा ये वाला वीडियो देखा गया, सबसे ज्यादा इस वर्ड को सर्च किया गया। इस तरीके के जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं ना, वो मोड के थ्रू क्या किए जाते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं। तो एवरेज का मतलब तो समझ में, मीन और एवरेज का मतलब तो समझ में आ गया पहले ही। मोड का मतलब क्या होता है, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, कौन सा एक्टर, कौन सा एक्ट्रेस, कौन सा गाना, कौन सा सिंगर सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया, ये सारे डेटा मोड से रिलेटेड जो है होते हैं। और मीडियन का मतलब क्या होता है, जब हमें पूरे ऑब्जर्वेशन को क्या करना होता है, 2 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करना है, 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, मीडियन का जो है यूज करते हैं। जैसे मान लो क्लास में 100 लोग हैं, 100 लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पहले पार्ट में कितने होंगे, 50, दूसरे पार्ट में कितने होंगे, 50। तो 50-50 पार्ट में जब हमें डिवाइड करना होता है किसी भी ऑब्जर्वेशन को, तब हम लोग किसका यूज करते हैं, मीडियन का जो है हम लोग उस समय यूज जो है करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मीन क्या होता है, मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में, कि हमें कितने टाइप के जो है क्वेश्चन जो है देखने को जो है मिल सकते हैं, या कितने टाइप के आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अब देखो 3 टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सेंट्रल टेंडेंसी में, या ये कहूं कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, ये दोनों पार्ट में ही आपको जो है 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो पहला टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। अब देखो ये इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन बहुत ही कम होता है तब उस समय हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज जो है हम लोग उसको बोलते हैं। जैसे मान लो 5 लोगों का हमने एग्जाम लिया, 10-10 नंबर का टेस्ट लिया, और उसमें पहले स्टूडेंट को 8 नंबर मिला, दूसरे स्टूडेंट को 10 में से 10 मिला, तीसरे को 10 में से 3 मिला, चौथे को 7 मिला, और 5वें को जो है 6 नंबर मिला। तो देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 ही है,
तो जब हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन नहीं होते, बहुत ही कम अमाउंट में ऑब्जर्वेशन होते हैं, तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का जो है यूज जो है करते हैं। तब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा जो है आपका इंडिविजुअल है? तो इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि जो भी ऑब्जर्वेशन दिया है, इन ऑब्जर्वेशन के बीच में हमेशा क्या लगा रहेगा, इस तरीके से कॉमा अगर लगा हुआ है तो वो आपका क्या है? इंडिविजुअल सीरीज है। सो इंडिविजुअल सीरीज में कॉमा लगा रहेगा, ऑब्जर्वेशन आपका क्या रहेगा? कम रहेगा। दूसरा, इंडिविजुअल के बाद जो दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन में जो सीरीज देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रीट सीरीज जो है हम लोग बोलते हैं। अब देखो यहां पर ऑब्जर्वेशन कितने थे हमारे पास? 5 थे। अब मान लो 5 की जगह बढ़कर ये हो गए 30-40 हो गए, तो उस केस में एक एक को कॉमा लगा लगा कर लिखना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, है कि नहीं? तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान बनाने के लिए डाटा को, हम लोग इसको लिखने का जो तरीका है, रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है, उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। अब कैसे चेंज करते हैं? देखो, अब हमें मार्क्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो एक कॉलम हम लोग बना लेंगे किसका? मार्क्स का, और दूसरे कॉलम बना लेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिनको वो मार्क्स जो है मिले हैं। तो जब डाटा इस तरीके से तैयार किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। जैसे 10 नंबर का टेस्ट हुआ, मान लो यहां पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, इतने नंबर पाने वाले स्टूडेंट हैं। अब जैसे मान लो 2 के सामने अगर 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे उसमें से 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 2 नंबर मिला है। फिर यहां पर जैसे मैं लिख देता हूं 10, इसका मतलब होता है कि जिस भी क्लास में हम टेस्ट ले रहे थे उस क्लास में 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 4 नंबर मिला है। फिर मैं यहां लिख देता हूं 15, तो 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 6 नंबर मिला है। फिर 3 स्टूडेंट ऐसे जिनको 8 नंबर मिला है। फिर 2 स्टूडेंट ऐसे जिनको 9 नंबर मिला है, और 6 स्टूडेंट ऐसे जिनको 10 में से 10 मिला है। तो जब कोई डेटा को हम लोग इस फॉर्मेट में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फॉर्मेट हमारा क्या कहलाता है? डिस्क्रीट सीरीज जो है वो हमारा कहलाता है। ठीक है, और कोई भी चीज जितने बार रिपीट होती है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, नंबर ऑफ कंपनीज हो गया, नंबर ऑफ इंप्लॉय हो गया, नंबर ऑफ कुछ भी होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो रिपीट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैट्स में उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी जो है बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल में कॉमा लगा रहेगा, डिस्क्रीट में आपको इस तरीके से दिया रहेगा। जो तीसरा जो डाटा को रिप्रेजेंट करने का या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा वो है कंटिन्यूअस सीरीज। इसी को ग्रुप्ड सीरीज भी बोलते हैं, इसी को पुल्ड सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज। अब देखो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, जब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन जो होता है अगर वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे यहां पर 5 था, यहां मान लो 25-30 हो गया, अब मान लो 200, 300, 400 हो गए, तब उस डाटा को इसी फॉर्मेट में लिख पाने में फिर से डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अब ऑब्जर्वेशन का जो साइज है वो बढ़ते जा रहा है। यहां पर 5 ही ऑब्जर्वेशन थे, यहां 20-25 हो गए, फिर यहां पर 200-300 हो जाएंगे। तो जब ऑब्जर्वेशन का साइज बढ़ते जाता है तो उसको लिखने का तरीका भी हम लोग क्या करते जाते हैं? चेंज करते जाते हैं। तो कैसे चेंज होता है, यहां पर हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में जो है देखते हैं। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि जो हमारा जो टेस्ट जो था 10 नंबर के बजाय 50 नंबर का हो गया, तो अब हम लोग उसको क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करने के लिए उसको हम लोग क्लास इंटरवल में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हमारा क्लास इंटरवल रहेगा और दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेगा, जिसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? फ्रीक्वेंसी का नाम जो है दे देते हैं। अब जैसे मान लो क्लास इंटरवल में लिखा है 0 to 10, फिर यहां लिखा है 10 to 20, फिर यहां लिखा है 20 to 30, फिर यहां लिखा है 30 to 40, और मान लो यहां लास्ट लिखा है 40 to 50। अब जैसे मान लो इसके सामने 8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 50 नंबर के टेस्ट में 0 से 10 के बीच का कोई भी नंबर जो है मिला हुआ है। ठीक है, फिर जैसे यहां पर 35 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 50 नंबर के टेस्ट में 10 से 20 के बीच में जो है क्या हुआ है? लिखा हुआ है। फिर यहां जैसे 50 हो गया, यहां 30 हो गया, यहां 18 हो गया। तो ये सब जो है हमें डाटा को रीड करने के लिए जो है क्या बनाते हैं? कंफर्टेबल बनाते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को रीड कर सके, समझ सकें। तो ये 3 टाइप के आपको क्वेश्चन हर में, चाहे मोड हो, मीडियन हो, मीन हो, डिस्पर्शन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, मीन डेविएशन हो, कुछ भी हो, वहां पर आपको हमेशा देखने को जो है मिलेगा। ठीक है, अब देखो
ये जो कंटिन्यूअस सीरीज जो होता है ना, ये भी दो टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज, एक को बोलेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है और एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन जो है करते हैं। ठीक है, अब देखो इंक्लूसिव सीरीज क्या होगा, जैसे मान लो कोई एक क्लास इंटरवल है जो कि स्टार्ट हुआ 0 से और खत्म हुआ कहां पे, 9 पे। तो अगला क्लास इंटरवल चालू हो रहा है 10 से और खत्म कहां पे हो रहा है, 19 पे। फिर अगला क्लास इंटरवल खत्म हो रहा है 20 पे और स्टार्ट हो रहा है 20 पर और खत्म हो रहा है 29 पे। तो जब कोई क्लास इंटरवल हमें इस फॉर्मेट में दिया होता है जहां पर एक क्लास इंटरवल खत्म हो रहा है, अगला वाला क्लास इंटरवल वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इस तरीके का जो सीरीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। इधर वाले साइड में जितने भी आपको वैल्यूज दिख रहे हैं इनको बोला जाता है लोअर लिमिट, और इधर वाले जो भी ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं इसको बोला जाता है अपर लिमिट। तो जब एक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट दूसरे क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट से मैच नहीं होता है तो उसको बोलते हैं इंक्लूसिव। जैसे पहले वाले क्लास इंटरवल का अपर लिमिट 9 था और दूसरे वाले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट 10 है, ये दोनों मैच नहीं हुए। तो जब ये दोनों मैच नहीं हुए तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव कैसा दिखेगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है एक क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट हुआ 10 पे खत्म हुआ, अगला क्लास इंटरवल 10 से स्टार्ट हुआ 20 पे खत्म हुआ, फिर अगला 20 से स्टार्ट हुआ 30 पे खत्म हुआ। देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप पहले आइडेंटिफाई करोगे कि वेदर इट इज ए इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। और आपको हर क्वेश्चन में, चाहे वो मीन का हो, मीडियन का हो, मोड का हो, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, कुछ भी हो, अगर आपको कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन मिल रहा है तो आपका क्लास इंटरवल मस्ट भी क्या होना चाहिए, एक्सक्लूसिव। मैंने शुड वर्ड यूज नहीं किया, मैंने क्या वर्ड यूज किया, मस्ट है, कंपलसरी है कि आपका क्लास इंटरवल कैसा होना चाहिए, एक्सक्लूसिव जो है होना चाहिए। जब हम लोग मोड पर आएंगे तो वहां पर इसमें एक और चीज ऐड हो जाएगा कि मोड के लिए एक्सक्लूसिव के साथ साथ क्लास इंटरवल इक्वल भी होना चाहिए। तो वो हम लोग जो है जब आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे तो वहां पर हम लोग जो है डिस्कस जो है करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है और एक्सक्लूसिव सीरीज जो है क्या होता है। अब देखो, अब हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में। और हम लोग जब मीन पढ़ेंगे ना तो मीन के निकालने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक शॉर्टकट मेथड होता है और एक जो है स्टेप डेविएशन मेथड होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग का वीडियो आपको 10-15 मिनट हो सकता है, थ्योरेटिकल पार्ट है तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। जैसे ही हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे फिर आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा तो फिर आपको अच्छा जो है लगने लगेगा। ठीक है, अब देखो इसके हमारे पास मेथड क्या है मीन निकालने के। सो देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट द मीन। फर्स्ट वन इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। अच्छा, डायरेक्ट मेथड जब हम लोग यूज करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन तीनों टाइप के रहेंगे, मतलब इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, उसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, या इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट, या इसी का दूसरा नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। ये हमारा क्या है, दूसरा तरीका है। तीसरा जो हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड से जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि देखो आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं पहले ही, आपको एग्जाम में 2 घंटे का टाइम मिलता है, आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको 40 क्वेश्चन सही करने हैं एग्जैक्ट, तभी आप पास होगे। ठीक है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसके अलावा आपका एग्रीगेट 200 होना चाहिए। तो हम बेकार में ऐसे चीजों को नहीं पढ़ेंगे जो सिर्फ आपका बर्डन बढ़ाएंगे, जो एग्जाम में आते भी नहीं है। ठीक है, मुझे पढ़ाते हुए 4-5 साल हो गए तो मुझे आइडिया है कि स्टैट्स में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम उसी लेवल पर जाएंगे, ज्यादा डीप पर नहीं जाएंगे। और आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी सिर्फ उसी लेवल का पढ़ाई कीजिए जिस लेवल से आपसे क्वेश्चन बन जाए। आपको पीएचडी नहीं करना है मैथ्स में, आपको पास होना है, अच्छे नंबर से 50-60 नंबर लाना है, बस इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। स्टेप डेविएशन को हम लोग जो है इग्नोर करेंगे, वहां से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मीन कैलकुलेट करने का डायरेक्ट मेथड क्या होता है। ठीक है, अब इसके फॉर्मूलेज भी आपको मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आपको स्क्रीन में ही मैं शो कर दूंगा कि क्या क्या हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं, पूरे स्टैट्स के फॉर्मूले, पूरे मैथ्स के फॉर्मूले आपको देखने को जो है मिल जाएंगे। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग आज देखते हैं पहला इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है,
सो हेडिंग डाल देना इसी तरीके से, इंडिविजुअल सीरीज। अब जैसे मैंने यहां पर एक क्वेश्चन मेंशन किया, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हमें नीचे कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, इन ऑब्जर्वेशन का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चन है हमारे पास 8 है, 10 है, 6 है, 4 है, 5 है, 15 है। ठीक है, ये हमारे पास इतने सारे ऑब्जर्वेशन हैं। ठीक, अब देखो इसका सॉल्यूशन और इसका फॉर्मूला। पहली चीज, आपको डिटेल में सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एमसीक्यू में टिक करना है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, उसको बबल करना है। तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप अपने कैलकुलेटर से कर सको और अपना टाइम जो है बचा सको। जितना ज्यादा आप टाइम बचाओगे उतना ज्यादा आपके एग्जाम में पास होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो इसका पहले फॉर्मूला देखते हैं। मीन को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एक्स बार से। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है जो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो इसी को अगर हम लोग सिंबल वाइज अगर लिखना चाहें तो सिंबल वाइज कैसे लिख सकते हैं, एक अगर ऑब्जर्वेशन का नाम अगर हम लोग एक्स रखते हैं तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ये जो ई जैसा डिजाइन में जो बना हुआ है ना, इसको ई नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा। और सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन। तो ये आपका सिग्मा है और इसका मतलब क्या होता है, समेशन। समेशन मतलब सारे ऑब्जर्वेशन को आपको जोड़ना होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, देखो 8 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 15। तो ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में प्लस करोगे और 6 से डिवाइड करोगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 6 हैं। मैं यहां पर समझाने के लिए आपको इस तरीके से बता रहा हूं। तो 8 प्लस 10 हो गया 18, 18 प्लस हो गया 24, 24 प्लस 4 हो गया 28, और 28 प्लस 5 हो गया हमारे पास कितना, सॉरी 10 18, 18 से 24, 4 28, 28 से 33, 33 5 38, 48, 48। तो 48 को डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो हमारा मीन कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को मीन निकालना है। ठीक है, चलो अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए होगा तो भी अवेलेबल करा दूंगा मैं, आपको चाहिए होगा तो मिल जाएगा। जो मैं सॉल्व कर रही हूँ पूरा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको मीन निकालना है, फाइंड द मीन ऑफ 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ठीक है, ये रैंडम क्वेश्चन है, आपको बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो समेशन कैसे होगा, मीन कैसे निकालोगे, आप डायरेक्ट देखो 30 और 20 50, 55 हो गया, 55 और ये कितना हो गया, 75 हो गया, 75 5 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया, 105 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप प्लस करोगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 6 से इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है समेशन में मेरे से मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन आप इसको मैं बताने का पर्पस ये था कि आप मीन कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज। आप फॉर्मूले को अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, दूसरे मेथड पर हम लोग आते हैं, सॉरी दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग डिस्क्रीट सीरीज का देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन हमें मिलेगा और उसको हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमारा सेम है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। बस मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। जो भी यहां पर मार्क्स रहेगा, एज रहेगा, हाइट रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, लॉस रहेगा, उसको एक्स से डिनोट करते हैं, और जो भी नंबर ऑफ आइटम्स जो रिपीट होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी से हमें डिनोट करना है। तो लेट्स से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके का ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। यहां 3 है, 4 है, 2 है, 5 है और 4 है। इसका हमें मीन निकालना है। तो पहले तो आप इसका फॉर्मूला देख लो कि डिस्क्रीट सीरीज का मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। अब देखो सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी को एक्स के साथ इंटू करना है और उसको प्लस करना है। समेशन का मतलब प्लस हो गया, तो पहले इंटू होगा फिर प्लस होगा, और नीचे क्या है, सारे फ्रीक्वेंसीज को प्लस करके उससे डिवाइड करना है। तो सॉल्यूशन में इसका अगला कॉलम आप इसका बनाओगे, आप अगला कॉलम बनाओगे f इंटू एक्स का, और जो करेस्पॉन्डिंग x के करेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसी नंबर से उसको इंटू करोगे। जैसे
5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40, 15 टू जार कितना हो जाएगा 30, 25 जा कितना हो जाएगा 100, 25 4 जा कितना हो जाएगा 100। अब जैसे ये कॉलम खत्म हो जाएगा, अब आपको इस फ्रीक्वेंसी का समेशन निकालना है, इस सिग्मा fx वाले का ही समेशन निकालना है। तो देखो 3 और 4 हो गया 7, 7 और 2 हो गया 9, 9 और 1 10 हो गया 14, 4 18। तो यहां पर सिग्मा f कितना हो जाएगा 18। मैं पहले ही बोल रहा हूं बिना कैलकुलेटर के एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं मैं, तो हो सकता है कि मेरे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगा, तो प्लीज आप उसको कैलकुलेटर के साथ कीजिएगा ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, ठीक है। चलो अब देखो, अगर इसको हम लोग प्लस करते हैं तो 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 200, 200 प्लस 30 कितना हो जाएगा 230, 230 और 40 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 270, 270 और ये कितना हो जाएगा 285। तो यहां पर हमारे पास समेशन कितना आया 285। तो यहां फॉर्मूले में रख देते हैं, तो समेशन कितना है 285 है और नीचे में हमारे पास कितना है 18 है। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्स 15 जा और 15.7 या 8 ऐसा कुछ जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज का। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अभी आप इसको वीडियो को पॉज करके आप बना के देखिएगा कि इसका आंसर जो है कितना आ रहा है, ठीक है। ये बॉक्स में क्वेश्चन है, एक एक्स है हमारे पास और एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ये 10 है, 20 है, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया। यहां है हमारे पास 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया। इसका आप मीन निकाल कर देखिएगा, ठीक है। अब देखो एक और हम लोग डायरेक्ट मेथड आज खत्म ही कर देते हैं। डिस्क्रीट के बाद हमें जो है देखना है कंटिन्यूअस। देखो आपको बिल्कुल ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आपसे अगर एक एक दो दो क्वेश्चन अगर इन सारे मेथड से बन जा रहा है तो डेफिनेटली आपको आगे भी जो है देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बड़े आराम से बना लोगे। तो ऐसा नहीं कि एक मेथड के में 20-20 क्वेश्चन करने हैं, फिर अगले मेथड के 20-20 क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आपसे एक दो क्वेश्चन बिल्कुल सही सही बन जा रहे हैं, कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है, तो आपको और ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैट्स में पढ़ने को बहुत कुछ है, ठीक है। अब देखो कंटिन्यूअस सीरीज, फिर से हमारे पास वही क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, और एक हमें दिया हुआ है क्लास इंटरवल और एक हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। तो अभी हमारे पास स्टार्टिंग है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो क्लास इंटरवल जो ले रहे हैं वो हमारा एक्सक्लूसिव है, ठीक है। एक्सक्लूसिव का मतलब एक इंटरवल जहां पे खत्म हो रहा है अगला वाला वहां से चालू हो रहा है, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे, एडवांस होते जाएंगे, तो वहां पर हम लोग और भी बहुत सारे देखेंगे कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव नहीं है तो उसको कैसे बनाएंगे, अगर क्लास इंटरवल इक्वल भी नहीं है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन होता है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, बहुत सारे डिटेल में हम लोग अगले वीडियोस में जो है देखने जो है जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है और यहाँ जो है 2 है। अब देखो जब आप कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, जब भी सॉल्व करोगे मीन निकालने के लिए, चाहे वो आपका डायरेक्ट मेथड हो, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिवीजन हो, कुछ भी हो, आपको सबसे पहले निकालना है मिड वैल्यू, ठीक है। और मिड वैल्यू को डिनोट करते हैं 1 से। तो मिड वैल्यू का कई बार जो है ना फॉर्मूला भी पूछ देता है कि मिड वैल्यू क्या होता है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये इसका फॉर्मूला, इसको क्लास मार्क्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो भी हो उसको प्लस करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल लोअर लिमिट कितना है, यहां पे 0 है, अपर लिमिट कितना है 10 है, तो 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5। फिर देखो लोअर लिमिट कितना है 10, अपर लिमिट कितना है 20, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15। अब देखो सब में 10-10 का गैप है, तो अब बार बार करने से ज्यादा अच्छा है कि इसमें 10-10 प्लस करते जाओ, तो 5 प्लस 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 और 10 कितना हो जाएगा 45। बस आगे का फॉर्मूला आपका सेम है, x बार इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा। ये जो डिस्क्रीट सीरीज में पढ़े थे ना, वही फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में यहां भी जो है यूज होगा। अब आपको फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं है, जब आप पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आते जाएगी कि एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप बाकी फॉर्मूले ऐसे ही याद कर सकते हो। चल
तो 5 4 जा कितना हो जाएगा ये 20, करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू को करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से इनटू करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये हो जाएगा 15 5 जा कितना हो जाएगा 75, 25 3 जा कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 35 इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 280 हो जाएगा, और 45 2 जार करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इसका समेशन चाहिए, इसका समेशन चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी का समेशन कितना होगा देखो 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 5 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ कितना हो जाएगा 22। फिर इसके बाद अगर इसको प्लस करते हैं तो 20 प्लस 75 करेंगे तो कितना होगा 95, 95 प्लस 75 करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 95 प्लस 75 करने से ये हो जाएगा 170, 170 प्लस 280 करेंगे तो हो जाएगा 450, और 450 प्लस ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, तो हो जाएगा 540। मैं फिर से बोल रहा हूँ कैलकुलेशन में मेरे से मिस्टेक हो सकता है, तो आप उसको प्लीज कैलकुलेटर से कैरी करिएगा। तो ये हो जाएगा 540 अपॉन में 22, तो 540 को 22 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 24.5 के आसपास जो है आएगा, ठीक है। अब आपको तीनों चीजें समझ में आ गई। अब आपके पास जो भी मॉड्यूल है या जो भी बुक है उसके क्वेश्चन उठाइए और उसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने का कोशिश करिए। फिर इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे शॉर्टकट मेथड को, फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यूअसली जो है करते जाएंगे, ठीक है।